क्या आपने कभी सऊदी अरेबिया के प्रोपेगेंडा रूम के बारे में सुना है? सारे अरब देशों के 40% ट्वीट्स सऊदी अरेबिया से आते हैं और उसमें से मैक्सिमम ट्वीट्स सिर्फ एक सिंगल कमरे से आते हैं। इस आर्मी को यूज करके सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या फिर MBS जिस कहानी को चाहें उस कहानी को टॉप पे ट्रेंड करा सकते हैं। #विजन 2030 ट्रेंडिंग, #रियद राइजिंग ट्रेंडिंग, #MBS रॉक्स ट्रेंडिंग। इनका ये कमरा ना कि सिर्फ कुछ नैरेटिव्स को ऊपर ट्रेंड करवाता है बल्कि यहाँ तक कि जो ऑपोजिंग नैरेटिव्स हैं उन्हें नीचे भी गिराता है। अगर आप इन अरब देशों में रहते हो और आप थोड़े भी फेमस हो और आप कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हो जो कि सऊदी फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है या फिर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वेल देन उनकी आर्मी आके आपके पोस्ट में कई सारे नेगेटिव कॉमेंट्स और डिसलाइक्स भर देगी और हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे भी कुछ ट्रोल्स आ जाएं। शुरुआत में तो इस आर्मी को हटाने के लिए ट्विटर ने हजारों फेक आईडीज को डिलीट कर दिया। एक पॉइंट पे आके तो ट्विटर 88,000 अकाउंट्स को डिलीट कर चुका था, मगर इवेंचुअली उन्होंने हार मान ली। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा नहीं था कि ये ट्वीट्स बॉट्स के द्वारा किए जा रहे थे, ये ट्वीट्स किए जा रहे थे हंड्रेड्स ऑफ लोगों से जो कि फुल टाइम काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल था। और जब से इलॉन ने ट्विटर को खरीदा है तब से तो ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि बात ये है कि ऐसा नहीं था कि इलॉन ने सिर्फ अपने ही पैसे से ट्विटर को खरीदा है। उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे भी लिए थे और उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं नन अदर देन सऊदी प्रिंस अल वलीद। अब क्योंकि इस प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए कोई और नहीं खड़ा है तो इसलिए सऊदी के लोगों ने इस मैटर को अपने ही हाथों में ले लिया है एक मूवमेंट के जरिए जिसका नाम है द बी मूवमेंट। और वो ये है कि सेम ही चीज़ करो जो कि सऊदी अरेबिया कर रहा है, मगर सिर्फ सऊदी की इतनी सारी पॉपुलेशन की मदद से। अब ऑफकोर्स 400-500 ट्रोल्स तो लाखों लोगों के सामने हार जाएंगे, राइट? वेल इन थियोरी तो ये बात सही है, मगर सऊदी अरेबिया एक फेयर फाइट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस मूवमेंट के फाउंडर जमाल खशोगी को लिटरली मरवा दिया गया है और कई सारे बी मूवमेंट के लीडर्स को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। एंड मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे का सच जान के यू विल बी शॉक्ड। शुरुआत से देखें तो सऊदी अरेबिया की ऑनलाइन दुनिया ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट 1999 तक तो सऊदी अरेबिया में इंटरनेट ही नहीं आया था, क्योंकि किंगडम को इसी चीज़ की फिक्र थी, ऑनलाइन प्रोटेस्ट्स, अपोजिंग आइडियाज़ का स्प्रेड होना और सोसाइटी में एक ज़्यादा पावरफुल आवाज़ होना। मगर साल 2000 तक इंटरनेट इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इसे इग्नोर करने का मतलब था सिंपली देश की डेवलपमेंट को रोकना। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने इंटरनेट का एक काफ़ी लिमिटेड वर्जन लॉन्च किया। सऊदी इंटरनेट को रेगुलेट किया जाने वाला था किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर KACST के द्वारा। KACST की जिम्मेदारी थी कि देश में जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक आ रहा है उसे मॉनिटर करना और मेक श्योर करना कि सऊदी के जो इंटरेस्ट और बिलीव्स हैं उसके हिसाब से ही सब होए। एंड टू बी ऑनेस्ट इतना क्लियर नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट ट्रैफिक को रेगुलेट करने में कितनी सक्सेसफुल थी, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी सिर्फ इसी रीजन की वजह से लोग इंटरनेट पे कुछ भी अजीब नहीं करते थे। ऑफ कोर्स किसी को भी जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए लोगों ने मेनली इंटरनेट को सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया और ना कि सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के लिए। इसकी वजह से भले ही वो लोग टेक्निकली इंटरनेट से कनेक्टेड थे, मगर किंगडम काफी क्लोज्ड ऑफ और अलग था। मगर ये बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम की बात नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें ये ही चाहिए था, उन्हें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या फिर कोई ग्लोबल नैरेटिव पुश करने की कोई फिक्र नहीं थी। जब तक उनका ऑयल बिजनेस अच्छा चल रहा है और सऊदी के लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तब तक उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं था। मगर ये सब कुछ 4 जनवरी 2010 को बदल गया, क्योंकि ये दिन इनके पड़ोसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि उस दिन UAE में बुर्ज खलीफा की ग्रैंड ओपनिंग थी। स्टार्टिंग में तो देखने से ऐसे लग रहा था कि बस ये एक शो ऑफ के लिए टावर है, मगर इस बिल्डिंग के साथ दुबई के काफी बड़े प्लान्स थे। दुबई इस बिल्डिंग का यूज करके पूरी दुनिया में फेमस होने वाला था काफी चीजों की मदद से, जैसे कि सोशल मीडिया, ट्रैवल, एयरलाइंस और यहाँ तक कि मूवीज भी। क्या कोई वो फेमस सीन को भूल सकता है जिसमें टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा को चढ़ रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल में? ये कोई दुबई सिटी का पहला PR स्टंट नहीं था। वो अपनी ग्लोबल इमेज को काफी दशकों से बनाना चाह रहे थे, क्योंकि असलियत तो ये है कि वो काफी गरीब थे। वो ऐसे गिने चुने मिडिल ईस्टर्न शहरों में से थे जिनके पास काफी कम तेल था, तो इसीलिए वो एक टूरिस्ट हब बनाना चाह रहे थे जो कि उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा था।
इनफैक्ट वो तो बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के वजह से ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे, तो इसीलिए अबू धाबी ने आकर उनको बेल आउट किया। मगर लकीली दुबई को बुर्ज खलीफा से इतनी ज्यादा अटेंशन मिली जितना वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अचानक से सभी को पाम आइलैंड्स, बुर्ज अल अरब, अटलांटिस द पाम, उनके लैविश मॉल्स, उनकी लैम्बोर्गिनी पुलिस और ऑफ कोर्स एमिरेट्स और उनके बहुत बड़े प्लेन्स के बारे में पता चल गया था। रातों रात दुबई का एक टूरिस्ट पैराडाइज होने का सपना सच हो चुका था और उनकी सारी फेक अमीरी अब असली अमीरी में बदल चुकी थी। सऊदी अरेबिया को फिर भी दुबई के इस पैसे के बारे में फिक्र नहीं थी, क्योंकि अभी भी वो सऊदी के पैसे के कंपैरिजन में काफी कम था। मगर एक चीज जिस पर सऊदी गवर्नमेंट का ध्यान गया वो था दुबई का ऑयल इंडिपेंडेंस। दुबई के सारे जीडीपी का 1% से भी कम पैसा तेल से आ रहा था और इधर ही दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का 50% से भी ज्यादा जीडीपी सिर्फ तेल से ही आ रहा था। तो आइए जानते हैं कि इसे बदलने के लिए सिर्फ 24 साल के मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया। ये सब कुछ जब MBS के आंखों के सामने हो रहा था, भले ही तब वो सिर्फ 24 साल के थे, मगर वो ऑलरेडी देश के सबसे पावरफुल लीडर्स को एडवाइस करने लगे थे। उनके पास काफी रोल्स थे, जैसे कि स्पेशल एडवाइजर और एक पर्सनल एड, और उनके लिए सऊदी अरेबिया का फ्यूचर क्लियर था। उन्हें सऊदी अरेबिया का ऑयल से डिपेंडेंस हटाना था। वो अपने देश को वेस्टर्नाइज करने वाले थे, टूरिस्ट को पहली बार आने देने वाले थे और वेस्ट में अपने देश की परसेप्शन को बदलने वाले थे। मगर ये सब कुछ करने से पहले उनके सामने एक ऐसी दुविधा आ गई जिससे उन्हें यह पता चल गया कि ये चीज कितनी मुश्किल होने वाली है। 2010 और 2012 के बीच में मिडिल ईस्ट में कई सारे लगातार प्रोटेस्ट्स होने लगे जिनका नाम था अरब स्प्रिंग। बेसिकली जो भी डिक्टेटरशिप टाइप के मिडिल ईस्टर्न देश थे उनमें काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, करप्शन और पैसे के इनइक्वालिटी के रिलेटेड बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। ये प्रोटेस्ट शुरू तो ट्यूनीजिया में हुए थे, मगर वो जल्दी ही काफी और देश जैसे कि लिबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया और बहरीन में भी फैल चुके थे। और क्या आपको पता है कि इस सब चीज़ों का मेन रीज़न क्या था? वो था इंटरनेट। ये सारे देशों में अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया का यूसेज डबल हो चुका था। सोशल मीडिया की मदद के वजह से ही ये एक्टिविस्ट कम्युनिकेट, ऑर्गेनाइज और रिटेलिएट कर पा रहे थे। इनफैक्ट 10 में से 9 इजिप्शियंस और ट्यूनिशियंस ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए फेसबुक का यूज किया था। इन डिक्टेटर्स के लिए सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब एक्चुअल में काम कर रहा था। 2011 के शुरुआत में बेन अली, जो कि ट्यूनिशिया के 23 साल से प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो देश छोड़कर सऊदी अरेबिया भाग चुके थे। और उसी वक्त येमेन के प्रेसिडेंट तो ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे, लेकिन फिर वो भी सऊदी अरेबिया भाग गए और पावर को गिव अप कर दिया। ये जल्दी ही ट्रेंड बन चुका था क्योंकि इजिप्ट और लिबिया के भी लीडर्स रिजाइन कर चुके थे। मिडिल ईस्ट एक काफी अजीब सिचुएशन में था और वहाँ के कई सारे लीडर्स सऊदी अरेबिया की हेल्प मांग रहे थे और सऊदी अरेबिया ने उनकी हेल्प की भी। मार्च 2011 में सऊदी अरेबिया और UAE ने अपने सोल्जर्स भेजे बहरीन में, जैसे कि वो कंट्री को ऑक्यूपाई करके प्रोटेस्ट को बंद कर पाए। मगर सऊदी अरेबिया और UAE ज्यादा मदद नहीं कर पाए क्योंकि उनके खुद के देशों में भी प्रोटेस्ट होने लगे थे। मगर उन्होंने इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। इनके कई सारे दोस्तों की रिसेंटली पावर छीनी जा चुकी थी, तो इसीलिए इन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। UAE ने 94 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें शामिल थे फेमस जर्नलिस्ट, लॉयर्स, टीचर्स और स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और उन्हें एक सीक्रेट जेल में कैद कर दिया। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोग तो अभी भी जेल में बंद हैं। और यहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने अपनी मिलिट्री का यूज करके इन प्रोटेस्ट को फोर्स की मदद से बंद कर दिया। चीजों का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, सप्लाई चेन्स भी खत्म हो चुकी थी, इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी और गरीबी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। और इन दी एंड इन रीजंस की वजह से ही अब अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट बंद हो चुके थे, क्योंकि लोगों का दिन ब दिन जीना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। और भले ही उनमें लड़ने का जज्बा तो था, मगर वो बिल्कुल भी लड़ने के हालात में नहीं थे। और इसके लिए कुछ ही समय में ये अरब स्प्रिंग अब अरब विंटर बन चुकी थी। सऊदी अरेबिया जीत तो चुका था, लेकिन MBS ने अपने आंखों से देखा था कि डिक्टेटरशिप वाले रेजिम्स के लिए इंटरनेट कितना हानिकारक हो सकती है। और ऑफ कोर्स जब वो 2017 में क्राउन प्रिंस बने तो उन्होंने इस बात का अच्छे से ध्यान रखा। MBS ने यह फैसला ले लिया था कि वो कंट्री को वेस्टर्नाइज करने वाले हैं। उनका एक विजन 2030 नाम से एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसके थ्रू वो सऊदी अरेबिया के ऑयल डिपेंडेंस को हटाने वाले थे। एंड ऑनेस्टली ये प्लान कोई बुरा प्लान नहीं था। वो उनके इस तेल के पैसे को हेल्थ,
एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन और टूरिज्म में लगाने वाले थे, मगर ऑफ कोर्स एक कंडीशन के साथ। उन्हें सऊदी अरेबिया को रेवोल्यूशनाइज तो करना था, मगर बिना अपने पावर को गिव अप किए। और ये मेक श्योर करने के लिए कि उनके हाथ से कंट्रोल ना जाए, वो रूल करने के लिए एक ऑनलाइन आर्मी बनाने वाले थे। मगर इससे पहले कि ये सब कुछ कर पाए, उन्हें पैसे रेज करने थे। विजन 2030 का मतलब था हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करना, और इसके लिए उन्हें कुछ अल्ट्रा रिच लोगों की मदद चाहिए थी। और ऑफ कोर्स इस चीज के लिए सबसे सूटेबल लोग थे सऊदी के एलिट्स। लेट 2017 में एमबीएस ने देश के 400 सबसे पावरफुल लोगों को एक रिच कार्ल्टन होटल में बुलाया, और उन्होंने ये होटल को एक जेल में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने एलिट से बेसिकली ये कहा कि वो तब जा सकते हैं जब वो एडमिट करें कि वो लोग कोट अनकोट करप्ट हैं और बिके हुए हैं। क्या ये लोग एक्चुअली में करप्ट थे? आई मीन हो सकता है। क्या एमबीएस को इस बात से कुछ फर्क पड़ता है कि ये लोग करप्ट थे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। ये बस एक काफी स्मार्ट वे था, ना कि सिर्फ पैसे रेस करने का, मगर किंगडम को दिखाने का कि असलियत में कंट्रोल किसके पास है। एंड बस ये समझ लो कि उन्होंने बहुत सारे पैसे रेस किए। एग्जैक्ट बताऊं तो $100 बिलियन से भी ज्यादा, यानी कि वो टाइम के लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब एमबीएस ने ऑन एन एवरेज हर इंसान से $250 बिलियन रेस किए। मगर ये तो सिर्फ उनके प्लान का फेज 1 था। फेज 2 ये था कि अपने देश की नेशनल ऑयल कंपनी सऊदी अरामको को शेयर मार्केट पर लिस्ट करना और दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाना $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर, यानी कि उस समय के लगभग 150 लाख करोड़। इस पॉइंट तक आते आते एमबीएस के पास पूरे देश का पैसा था और देश के सारे लीडर्स भी उनके कंट्रोल के अंदर थे। उनका अगला स्टेप था कंट्री के पब्लिक को कंट्रोल में रखना, इतने सारे न्यू फ्रीडम्स के बावजूद। और इससे हम आते हैं उनके ट्विटर आर्मी पर। जैसा कि हमने इंट्रो में बात की, एमबीएस ने लिटरली एक ट्विटर का बैटल स्टेशन बना दिया, जिनका इकलौता पर्पस था इनके एजेंडा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाना। एंड ये देखकर कि उन्होंने कितने लोगों का यूज किया ये करने के लिए, ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये काफी इफेक्टिव रहा है। अरब ट्विटर में जो भी ट्रेंड कर रहा था वो यही था जो कि एमबीएस चाहते थे। नंबर 1 विजन 2030, नंबर 2 रियाद राइजिंग, नंबर 3 एमबीएस रॉक्स, नंबर 6 विजन 2030 और नंबर 7 क्राउन प्रिंस। बाय द वे शाउट आउट टू एस फैमिली, उन्होंने लिटरली स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा को भी आउट परफॉर्म कर लिया। बट एनीवेज, सऊदी के लोगों ने इस आर्मी को मक्खियों का नाम देकर रेफर करना शुरू कर दिया, और इसी से हमें एक न्यू मूवमेंट देखने को मिली जो कि थी बीज वाली मूवमेंट। बीज भी मक्खियों की तरह ही सेम चीज किया करती थी, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा पुश करने के बजाय बीज सोशल अवेयरनेस और पॉलिटिकल रिफॉर्म को पुश करती थी। बीज के द्वारा पहला वायरल हैशटैग था What do you know about the bees, जो कि इनिशियली इस मूवमेंट के फाउंडर जमाल खशोगी के द्वारा पोस्ट किया गया था। मगर इस पोस्ट के वायरल जाने के कुछ ही हफ्तों के बाद जमाल खशोगी को लिटरली मरवा दिया गया। सऊदीज को शायद से ये लगा कि इसकी वजह से फाइनली ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, मगर ये मूवमेंट उल्टा और स्ट्रांग होते गया और इसे इंटरनेशनल अटेंशन और सिंपैथी भी मिलने लगी। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने कुछ टाइम तक ज्यादा एक्टिविटीज नहीं की और वो स्पॉटलाइट को अवॉइड कर रहे थे, मगर अभी भी काफी लंबा रास्ता बचा हुआ है। सऊदी अरेबिया के लोग डायरेक्टली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा मशीन से लड़ रहे हैं, जिसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बैक कर रहा है, मगर कोई नहीं जानता कि ये पैसा और कितने टाइम तक चलेगा। और अगर आपको ये जानना है कि सऊदी अरेबिया ने एक $2 ट्रिलियन की कंपनी कैसे खरीदी, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरेबिया अपने प्लान में सक्सेसफुल रह पाएगा। एंड हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 25 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।